राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। हम आदिकाल का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत गद्य साहित्य, पद्य साहित्य इनको पढ़ चुके हैं और आगे के क्रम में पद्य साहित्य के अंतर्गत हम विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में हम ढोला मारूरा दूहा को पढ़ेंगे। ढोला मारूरा जो रचना है वह आदिकाल में रचित, इसके रचनाकार हैं कवि कल्लोल। आदिकालीन पद्य साहित्य की यह महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के रचनाकार जो हैं 11वीं शताब्दी में कवि कल्लोल रहे, जिन्होंने इसे मूल रूप में दोहों में लिखा था। यह लोक भाषा, प्रेमाख्यान या श्रृंगारिक को ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगारिक काव्य है। सन 1473 ईस्वी में इस ग्रंथ में जैसलमेर के प्रसिद्ध जैन आचार्य कवि कुशल लाभ ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसको विस्तार दिया और इसका नाम ढोला मारूरो चौपई कर दिया। पहले दोहों में लिखा गया था, इसलिए इसका नाम था ढोला मारूरा दूहा। जब कुशल लाभ ने इसमें चौपाइयाँ जोड़ दी तो इसका नाम क्या हो गया? ढोला मारूरा चौपई। राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मैनारिया के अनुसार इसके रचनाकार का नाम क्या है? कल्लोल, और इसका रचनाकाल रहा 1473 ईस्वी। नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार इनका रचनाकाल रहा 1393 ईस्वी। अलग अलग रचनाकारों ने इसका जो रचनाकाल है वह अलग अलग माना है। ढोला इसमें कौन है और मारू कौन है? तो ढोला थे एक राजकुमार जो जयपुर नरेश राजा नल के पुत्र थे। ये शादी के समय इनकी उम्र क्या थी? 3 वर्ष। और मारू कौन थी? इसकी नायिका, मरवण भी कहते हैं जिन्हें। यह बीकानेर के पिंगल प्रदेश के राजा पूगल की पुत्री थी, जिनकी शादी के समय उम्र थी 1.5 वर्ष। उन्हीं के बारे में इसमें लिखा गया है। इस ग्रंथ में नारी हृदय की मार्मिक अभिव्यंजना व्यक्त हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह रचना भाव गांधीर्य की दृष्टि से परिष्कृत लोक भाषा की रचना है। इसमें प्रेमी जीवन के घात प्रतिघातों का सुंदर चित्रण है। यह मूलतः वियोग श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है ये? वियोग श्रृंगारिक। श्रृंगारिक को जरूर ध्यान रखें, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार। यहाँ मिसप्रिंट है। इस ग्रंथ का संपादन सन 1934 में श्री राम सिंह व सूर्यकरण पारिक द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से किया गया है। ढोला मारूरा दूहा के श्रृंगार का चरम रूप रीतिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनके दोहे हेमचंद्र व बिहारी के मध्य के दोहे माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि इनके जो दोहे हैं वह हेमचंद्र और बिहारी से एक तरह से कह सकते हैं मिलते जुलते हैं, मध्य के दोहे हैं। भला हुआ जो मारिया, उन्हीं में से एक दोहा है। भला हुआ जो मारिया वाहिनी मारा कंतु, लज्जे जो तू वयसी जे मग्या घर एंतु। ये उसी में से लिया गया दोहा है। एक और है, सोरठ यो दूहो भली मरवण री बात, जोवण छाई घण भली तारा छाई रात। ढोला मारूरा दूहा वियोग श्रृंगार परक लोक भाषा में रचित काव्य है। कैसी भाषा में? लोक भाषा में रचित। वसंत विलास है, इसका रचनाकाल है 1451 ईस्वी और इसके रचनाकार का पता नहीं है कि कौन है। प्रथम संपादक केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव हैं, जिन्होंने सन 1952 में इस रचना को हाजी मोहम्मद संग्रहालय से प्रकाशित करवाया।
यह रचना भी श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना है। इसमें 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत ऋतु और उसकी मादकता का स्त्री जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन इसमें किया गया है। संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य में ऐसी रचना नहीं है जिसमें स्त्री पुरुष प्रकृति की मादकता का इतना भव्य चित्रण हुआ है। यह आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ मौलिक रचना है जो आधुनिक आर्य भाषा में लिखित है। कौन सी? वसंत विलास के बारे में ये बात कही गई है। इसकी जो भाषा शैली है वह डिंगल और पिंगल है। अब डिंगल और पिंगल शैली क्या होती है? डिंगल भाषा होती है, उसमें तो राजस्थानी और अपभ्रंश इसके शब्द मिलते हैं, और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। ये ब्रज नहीं है, ब्रज है, ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। डिंगल को जो है भाटों की भाषा माना गया है। डिंगल किसकी भाषा है? भाटों की। और जबकि पिंगल चारणों की भाषा मानी गई है। डिंगल में वीर रस होता है, जबकि पिंगल में श्रृंगार रस होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये डिंगल शैली किससे मिलकर बनी है? तो राजस्थानी और अपभ्रंश से। पिंगल अपभ्रंश और ब्रज से। डिंगल जो है भाटों की भाषा है और पिंगल चारणों की भाषा है। डिंगल में वीर रस प्रधान है और पिंगल में श्रृंगार रस प्रधान है। पंडित माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह सरस व साहित्यिक रचना है जो 13वीं शताब्दी के मध्य की हो सकती है। ये कब की मानी है? 13वीं शताब्दी के मध्य की रचना मानी है। ये पद्य साहित्य के अंतर्गत ही ये रचनाएं हैं, जैसे ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास। और अगली रचना आती है जय मयंक जस चंद्रिका, जो कि मधुकर कवि या मधुकर भट्ट की रचना है। इसका समय काल है 1183 ईस्वी। इस रचना में मुख्य रूप से दयाल दास चारण द्वारा रचित राठौरारी ख्यात की प्रसिद्धि को बढ़ाना है। राठौरारी जो ख्यात रचना है उसी को इसमें और विस्तार से बताया गया है। ये मधुकर कवि अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे। किसके राजकवि थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे जयचंद्र प्रकाश दोनों रचनाओं को नोटिस मात्र कहा है। मतलब जो जय मयंक जस चंद्रिका है और जयचंद्र प्रकाश, इन दोनों रचनाओं को क्या माना है? नोटिस मात्र कहा है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं और दोनों में वीर रस है। बच्चन सिंह तो कहते हैं कि ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है और वीर रस इसमें प्रधान है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों रचनाओं को नोटिस मात्र कहते हैं। अगली रचना आती है भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश। अब जय मयंक जस चंद्रिका तो किसकी है? मधुकर कवि की। और जयचंद्र प्रकाश, ये मिलते जुलते नाम होते हैं, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं। जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार की, जिसका समय है 1858 ईस्वी। ये 1858 ईस्वी। भट्ट केदार भी अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि माने जाते हैं। मधुकर कवि भी अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि माने जाते हैं और भट्ट केदार भी। इस रचना का उल्लेख भी राठौरारी ख्यात में ही मिलता है। ये दोनों रचनाएं राज पुस्तक भंडार बीकानेर में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? बीकानेर में। अगली रचना आती है अब्दुल रहमान। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान, जिनका समय है 11वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। किसने माना है हिंदी का पहला कवि इन्हें? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। इनको लौकिक साहित्य का प्रथम कवि भी कहा है। यह मुल्तान पाकिस्तान के निवासी हैं। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले ये हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं। इनका संबंध मूलतः जुलाहा वंश से है। इनको सबसे पहला
हिंदी में रचना करने वाला पहला मुसलमान कवि माना है। अगली रचना आती है संदेश राशक, जिसका समय कितना है 1010 ईस्वी। यह विरह श्रृंगार परक रचना है। यह अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। विरह श्रृंगार रचना है जो खंड काव्य की श्रेणी में आती है। यह रचना 3 प्रक्रमों अर्थात 3 भागों में विभक्त है। इसमें 223 छंद हैं। मुख्य छंद रासक है। इस रचना में विक्रमपुर की वियोगिनी नायिका का संदेश विभिन्न रीतों के माध्यम से वर्णित किया गया है। इस रचना का नायक जो है मुल्तान पाकिस्तान चला जाता है। 3 प्रक्रमों अर्थात 3 भागों में से प्रथम भाग में संयोग का वर्णन है, संयोग श्रृंगार का। दूसरे प्रक्रम में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है और तीसरे प्रक्रम में संयोग व वियोग दोनों का वर्णन किया गया है। जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना इसी को आधार बनाकर की थी। जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी वो संदेश रासक को ही अपना आधार ग्रंथ इन्होंने बनाया था। यह हिंदी का प्रथम धर्मेतर काव्य है, मतलब धर्म से थोड़ा हटकर काव्य है, जिसका संबंध धर्म से नहीं है। अब पद्य साहित्य के बाद आते हैं हम रासो साहित्य में। आदिकाल के अंतर्गत जो अगला विभाजन किया रासो साहित्य में, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। रासो साहित्य की जो उत्पत्ति है वह किस विद्वान ने किस शब्द से मानी, उसे देखते हैं। गारसा दत्त आसी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजसूय शब्द से मानी गई है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस शब्द से किस विद्वान ने उत्पत्ति मानी। तो राजसूय शब्द से किसने मानी? गारसा दत्त आसी ने, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान यज्ञ। अर्थ क्या माना? महान यज्ञ। आगे देखते हैं श्यामलदास व काशी प्रसाद जायसवाल क्या कहते हैं। इनके अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई। श्यामलदास और काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से मानते हैं और राजसूय शब्द से मानिए गारसा दत्त आसी ने। नरोत्तम दास स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसिक शब्द से। नरोत्तम दास स्वामी मानते हैं रसिक शब्द से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। शुक्ल जी किससे मानते हैं? रसायन शब्द से। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रसायन शब्द का उल्लेख बीसल देव रासो में किया गया था। मतलब रसायन शब्द इन्होंने कहाँ से उत्पत्ति मानी? बीसल देव रासो से, और वहाँ से लिखा गया। नाल रसायन आरंभई, मतलब जो बीसल देव रासो है वह नल कवि की रचना है, तो नल कवि ने ही रसायन शब्द वो आरंभ किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। रासक शब्द से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी मानते हैं रसायन शब्द से। नरोत्तम दास स्वामी मानते हैं रसिक शब्द से। राजसूय शब्द से मानते हैं गारसा दत्त आसी, और रहस्य शब्द से मानते हैं श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक व पंडित हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? राजयश शब्द से। विश्वेश्वरी पाठक और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। डॉक्टर चंद्रबली पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद, ये तीनों विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किस शब्द से मानते हैं? ये मानते हैं राजदेश शब्द से। पोपट लाल शाह रस शब्द से मानते हैं। सर्वमान्य मत देखा जाए तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बाल पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तीनों मानते हैं या कह सकते हैं कि सर्वमान्य मत जो है वह यही माना गया है कि सबसे पहले रासक शब्द की उत्पत्ति हुई, उसके बाद रासक से रास बना, फिर रासा बना, फिर यह बदलकर रासो हो गया। क्या है रासक? रासक क्या चीज है? यह अपभ्रंश में 21 मात्राओं वाला छंद है। रासक क्या है? 21 मात्राओं वाला एक छंद है जिसके माध्यम से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की जाती है। जो रासक अपभ्रंश में जो 21 मात्राओं वाला जो छंद है रासक, उससे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की जाती है। हिंदी में आकर यह छंद 31 मात्राओं वाला हो गया। अपभ्रंश में तो ये इसमें 21 मात्राएं थी, पर हिंदी में आकर ये कितने 31 मात्राओं में बदल गया, जिसमें वीर श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। रासो काव्य की प्रवृत्तियां क्या रहीं? रासो काव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन रूप में किया गया है, दोनों रूपों में किया है। छंदों का वैविध्यपूर्ण चित्रण इसमें उल्लाला, कुंडलियां, दोहा, त्रोटक, तोमर, छप्य जैसे छंदों की इसमें प्रधानता रही है। रासों में युद्ध व श्रृंगारिक वर्णन होने के कारण संपूर्ण रासो काव्य में वीर रस का प्रयोग प्रधान रस के रूप में हुआ है, जबकि श्रृंगार रस का जो प्रयोग है वह गौण रस के रूप में प्रयोग किया जाता है। रासो काव्य परंपरा में शांत रस का पूर्ण अभाव है, मतलब शांत रस का तो प्रयोग ही नहीं किया है इसमें, केवल वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। वीर रस का ज्यादा प्रयोग किया है और श्रृंगार रस का बहुत कम। और क्या विशेषताएं? युद्ध में सजीवता, इसके पीछे कारण यह रहा कि आदिकाल आश्रयदाता कवि न केवल कलम के सिपाही थे वरन वे तलवार के भी सिपाही थे। ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि उस समय जितने भी जो कवि थे वो लिखने में तो समर्थ थे ही, पर जब जरूरत होती थी राजा को तो वो साथ में युद्ध में भाग लिया करते थे, तो उन्हें कलम के सिपाही तो थे ही, तलवार का सिपाही भी माना। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के कारण अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत हुआ है उसमें, कि जब जिस राजा के आश्रय में रहते थे उस राजा की बहुत प्रशंसा करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता से अर्थ क्या है कि इसमें राजा गण 40-50 गांवों को ही राष्ट्र समझ लेते थे, मतलब जो थोड़े बहुत गांव होते थे उन्हें मिलाकर ही उसे राष्ट्र मानते थे। पड़ोसी राजा की हार व जीत से उन्हें कोई मतलब नहीं था, मतलब आसपास के जो राजा थे वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं इससे कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए संकुचित राष्ट्रीयता उस समय थी। रासो काव्य में प्रबंध काव्य की प्रधानता रही, अधिकतर जो काव्य हैं वो प्रबंध काव्य लिखे गए। रासो साहित्य में सामंती जीवन की तो व्याख्या की गई, लेकिन आम जनजीवन की कोई भी व्याख्या नहीं की गई, मतलब आम लोग उस समय कैसे रहते थे उनके बारे में कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। जो सामंती जीवन थे, जो धनी लोग थे, बस उन्हीं की व्याख्या की गई है रासो साहित्यों में। अर्थात रासो काव्य दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है, क्योंकि राजा कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, तो वहीं दरबार में उन्हीं राजाओं का वर्णन किया करते थे, तो दरबारी साहित्य काव्य कहा गया। रासो काव्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से प्रयोग जो है वह डिंगल शैली का किया है, क्योंकि डिंगल वीर रस प्रधान होता है डिंगल शैली में, तो उस समय राजाओं का जो वर्णन है वीर रस के रूप में किया गया है। रासो काव्य परंपरा में इतिहास व कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। रासो काव्य में इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण मिलता है। इस काव्य में परंपरा में संगीतात्मकता, लयात्मकता पर विशेष बल दिया है।
जो भी रचना की गई हैं वे संगीतात्मक और लयात्मकता को ध्यान में रखकर की गई हैं। अब ये तो हमने रासो काव्य की जो प्रवृत्ति हैं, क्या क्या विशेषताएं रही रासो काव्यों में वह देखी। आने वाली वीडियो में हम रासो ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं, वे उनके रचनाकार कौन रहे हैं और उनकी क्या विशेषता रही उन ग्रंथों की, उसे अगले क्रम में देखते हैं। आप मेरा वीडियो अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।